हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिसिंग पर्सन केसेस में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं। ये वो मामले हैं जहां कोई इंसान या तो भीड़ भाड़ वाली जगह से गायब हो जाता है जहां से बच निकलना नामुमकिन सा लगे, या फिर वो गायब होने से ठीक पहले किसी से बात कर रहा होता है। अचानक पलक झपकते ही पूफ वो हवा में गायब हो जाते हैं। आज हम ऐसी ही 3 दिल दहलाने वाली कहानियों में गहरा उतरेंगे। पहली कहानी है 2008 की। ब्रैंडन स्वानसन, मिनेसोटा के एक छोटे से टाउन में रहने वाला 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट। क्लासेस का आखिरी दिन था। ब्रैंडन अपने दोस्तों के साथ आने वाली छुट्टियों का जश्न मना रहा था। पार्टी का माहौल था, सब खुश थे। ब्रैंडन के लिए ये दिन और भी खास था क्योंकि वो जल्द ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होने वाला था। सपने आंखों में थे, फ्यूचर ब्राइट लग रहा था। लेकिन उस रात उसके सारे सपने एक अंधेरे अनजाने रास्ते पर खो जाने वाले थे। तो हुआ यूं कि पार्टी के बाद आधी रात के करीब ब्रैंडन ने घर लौटने का फैसला किया। वो थोड़ा थका हुआ था। मैं हाईवे लेने के बजाय उसने कच्चे सुनसान रास्तों से जाने का सोचा। बाद में जब पुलिस ने पार्टी में मौजूद लोगों से पूछताछ की तो सबने यही कहा कि ब्रैंडन ने ज्यादा पी नहीं थी। उसके हाथ में बस एक बियर देखी थी जिसे वो आराम से पी रहा था। वो पार्टी करने के मूड में नहीं, बस घर जाना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हीं अंधेरे रास्तों पर ब्रैंडन की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो एक गड्ढे में जा फंसी। एक छोटा सा एक्सीडेंट, पर गाड़ी ऐसी फंसी कि निकल ही नहीं पा रही थी। मोबाइल नेटवर्क भी अजीब बिहेव कर रहा था। ब्रैंडन बिल्कुल अकेला उस सुनसान सड़क पर फंस गया था। घबराहट में उसने पहले अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। आखिरकार थोड़ी झिझक के साथ उसने अपने पेरेंट्स को फोन लगाया। फोन पर ब्रैंडन ने अपने पेरेंट्स को कहा, आप लोग चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस गाड़ी गड्ढे में फंस गई है। मैं लिंडे, मिनेसोटा के पास हूं, आप यहां आ जाओ। उसके पेरेंट्स ब्रायन और अनेट फौरन निकल पड़े। जगह सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी। वहां पहुंचकर उसके फादर ने ब्रैंडन को फोन किया, बेटा हम यहां पहुंच गए हैं, मैं गाड़ी की लाइट्स फ्लैश कर रहा हूं, देखो। ब्रैंडन फोन पर था, ओके मैं देख रहा हूं, पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा। दोनों तरफ से अजीब सी कंफ्यूजन थी। उसके फादर बार बार लाइट्स फ्लैश कर रहे थे, आसपास गाड़ी घुमा रहे थे, पर ब्रैंडन को कुछ नहीं दिख रहा था। फिर ब्रैंडन ने अपनी कार की लाइट्स फ्लैश करना शुरू किया। डैड अब देखो, मैं लाइट्स जला रहा हूं। लेकिन उसके पेरेंट्स को भी कुछ नजर नहीं आया। दोनों एक दूसरे से फोन पर कनेक्टेड थे, पर आमने सामने होकर भी अनजान थे। एक अजीब अनोखा फासला उनके बीच आ गया था। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। आखिर में ब्रैंडन ने कहा, सुनिए, मुझे सामने रोशनी दिख रही है, वो जरूर लिंडे टाउन होगा। मैं पैदल वहीं जा रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं लग रहा। उसके फादर फोन पर उसके साथ बने रहे ताकि उन्हें तसल्ली रहे कि उनका बेटा ठीक है। पुलिस ने बाद में बताया कि ब्रैंडन के फादर के अनुसार ब्रैंडन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ना वो नशे में था, न घबराया हुआ। एक आम कॉन्वर्सेशन चल रही थी। पूरे 47 मिनट तक ब्रैंडन उस अंधेरी कच्ची सड़क पर चलता रहा, अपने फादर से बात करते हुए। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था जिसे वो लिंडे समझ रहा था। और फिर अचानक फोन पर चलते चलते ब्रैंडन चीखा, ओ शिट! और इसके बाद फोन लाइन कट हो गई। एकदम सन्नाटा। उसके फादर ने बार बार कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं। वो एक लफ्ज, वो आखिरी चीख उस अंधेरी रात में कहीं खो गई थी। ब्रैंडन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दीवानों की तरह गाड़ी में हर तरफ उसे ढूंढने लगे, उसका नाम चिल्लाते रहे, पर ब्रैंडन का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने ब्रैंडन के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए और जो सच सामने आया वो चौंका देने वाला था। ब्रैंडन लिंडे के आसपास कहीं था ही नहीं। जिस वक्त वो अपने फादर से बात कर रहा था, वो उस जगह से 25 मील दूर टॉन्टन नाम के एक टाउन के पास था। सब हैरान थे। अगर वो लिंडे में नहीं था तो वो कौन सी रोशनी की तरफ जा रहा था? और उसकी वो आखिरी चीख, उसने ऐसा क्या देख लिया था जिसने उसे इतना डरा दिया? पुलिस ने बहुत बड़ी सर्च ऑपरेशन चलाई, पर ब्रैंडन का कुछ पता नहीं चला। न उसका फोन मिला, न कोई सुराग। वो बस गायब हो गया।
आज भी ब्रैंडन का परिवार अपने घर की पोर्च लाइट हमेशा ऑन रखता है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनका बेटा उस रोशनी के सहारे घर वापस लौट आए। ऐसे ही एक और हैरान कर देने वाली कहानी है 1953 की ओहायो से। मायामी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट रोनाल्ड टैमिन। रोनाल्ड फिशर हॉल नाम के एक डॉर्म में रहता था, और सुनिए, ये कोई आम हॉस्टल नहीं था। फिशर हॉल पहले एक पागलखाना यानी कि एक इंसेन अजाइलम हुआ करता था। स्टूडेंट्स के बीच ये बात आम थी कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है, वहां अजीबोगरीब चीजें होती हैं। 19 अप्रैल की रात थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और रोनाल्ड अपने कमरे में आराम से रेडियो सुनते हुए किताब पढ़ रहा था। रात के 8 बजे उसने सोने का सोचा। जैसे ही उसने अपनी बेडशीट हटाई, उसके होश उड़ गए। किसी ने उसके बिस्तर पर एक मरी हुई मछली रख दी थी। गुस्से में उसने फौरन नई बेडशीट के लिए रिक्वेस्ट की। सब कुछ अजीब था, पर आने वाला तूफान इससे भी कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। बस आधे घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रोनाल्ड को इतना डराया कि वो सब कुछ छोड़कर अपने कमरे से बाहर भाग गया। रात के 8:30 बजे अचानक रोनाल्ड को हॉल से कोई आवाज सुनाई दी। शायद किसी के चीखने की या कोई और अजीब सी आवाज, हम नहीं जानते। पर वो आवाज इतनी अचानक और डरावनी थी कि रोनाल्ड ने सब कुछ वैसे का वैसा छोड़ा और दौड़कर कमरे से बाहर निकल गया। उसने रेडियो बंद नहीं किया, लाइट्स जल रही थीं, किताब खुली पड़ी थी। यहां तक कि उसका वॉलेट, आईडी कार्ड्स, पैसे, जूते, सब कुछ कमरे में ही था। वो जिस हाल में था, बस उसी हाल में बाहर भाग गया। रात 10 बजे जब उसका रूममेट वापस आया, उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, पर रोनाल्ड वहां नहीं था। अगले दिन भी जब रोनाल्ड से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उसने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि रोनाल्ड गायब होने से पहले एक साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसने साइकोलॉजी का कोर्स 3 हफ्ते पहले ही छोड़ दिया था। फिर वो ये किताब क्यों पढ़ रहा था, और ऐसी कौन सी आवाज थी जिसके लिए वो अपने जूते पहने बिना बर्फीली रात में बाहर भाग गया? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पर राज और गहरा होता गया। रोनाल्ड की कार डॉम के बाहर ही पार्क की हुई थी। उसके बैंक अकाउंट में भी पैसे आराम से पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने टी शर्ट और शॉर्ट्स में ही घर छोड़ दिया हो, बिना पैसे, बिना जूतों के। फिर एक और खबर आई। कैंपस से 12 मील दूर रहने वाली एक औरत ने बताया कि उसी रात रोनाल्ड जैसा दिखने वाला एक लड़का उसके दरवाजे पर आया था। वो बेहद डरा हुआ था, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने न जैकेट पहनी थी, न जूते। उसने औरत से घबराते हुए पूछा, "यहां से बस स्टॉप कहां है? मुझे यहां से निकलना है।" जैसे ही औरत ने सड़क की तरफ इशारा किया, वो लड़का तेजी से उस दिशा में दौड़ गया। ये आखिरी बार था जब किसी ने रोनाल्ड टैमिन को देखा था। एक और अजीब बात सामने आई। गायब होने से 5 महीने पहले रोनाल्ड एक कॉरोनर के ऑफिस गया था अपना ब्लड टाइप करवाने। सोचिए, कॉरोनर के पास जो मौत के बाद पोस्टमार्टम करते हैं। कोई भी स्टूडेंट इस काम के लिए कैंपस के डॉक्टर के पास जाता, पर रोनाल्ड वहां क्यों गया? ये सारे सवाल आज तक एक अनकही पहेली बने हुए हैं। और अब आखिरी और शायद सबसे अजीब कहानी। साल था 2006 और हमारा किरदार है ब्रायन शाफर, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का 27 साल का एक ब्रिलियंट मेडिकल स्टूडेंट। ब्रायन की जिंदगी में अचानक एक ऐसा तूफान आया था जिसने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। उसकी मां का कैंसर से इंतकाल हो गया था। ब्रायन इस सदमे से टूट चुका था, बिल्कुल चुप हो गया था। उसके इस हाल को देखकर उसके रूममेट क्लिंट ने सोचा कि उसे बाहर ले जाना चाहिए। 1 अप्रैल को उनके क्लासेस की छुट्टियां शुरू हो रही थीं, तो क्लिंट ने प्लान बनाया कि वो लोग बाहर एक बार जाएंगे, थोड़ा दिमाग हल्का होगा। ब्रायन मान गया। उस रात दोनों दोस्त कोलंबस शहर के एक मशहूर बार अगली टूना सलून की तरफ निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि इस अगली टूना नाम के बार में ब्रायन की जिंदगी का सबसे बदसूरत और आखिरी चैप्टर लिखा जाने वाला था। रात 10 बजे के आसपास ब्रायन बार से बाहर निकला। उसने अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस को फोन किया। एलेक्सिस भी एक मेडिकल स्टूडेंट थी। दोनों ने प्यार भरी बातें की और फोन रखने से पहले ब्रायन ने कहा, "आई लव यू।" ये आखिरी लफ्ज थे जो एलेक्सिस ने उसकी आवाज में सुने। फोन के बाद ब्रायन वापस बार के अंदर चला गया।
थोड़ी देर बाद ब्रायन और क्लिंट ने सोचा कि थोड़ी बार हॉपिंग की जाए। वो अगली ट्यूना से निकलकर आसपास के 2-3 और बार्स में गए। वहां उनकी मुलाकात क्लिंट की एक दोस्त मेरिडिथ से हुई। तीनों ने कुछ देर और घूमने के बाद वापस अगली ट्यूना जाने का फैसला किया। रात के 1:15 पर अगली ट्यूना के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा ने तीनों को बार के अंदर जाते हुए रिकॉर्ड किया। कैमरा में सब कुछ साफ दिख रहा था, लेकिन यही कैमरा फुटेज एक सबूत होने के बजाय इस केस का सबसे बड़ा ना सुलझने वाला राज बनने वाला था। अब यहां से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। दोस्तों, बिलीव मी, जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। रात के 2 बजे उसी सिक्योरिटी कैमरा ने ब्रायन शैफर को फिर से रिकॉर्ड किया। इस बार वो बार से अकेले बाहर आया, बाहर खड़ी 2 कॉलेज एज लड़कियों से कुछ देर बात की और फिर उन्हें गुड बाय कहकर वापस बार के अंदर चला गया। और बस ये आखिरी बार था जब ब्रायन शैफर किसी भी कैमरा में या किसी भी इंसान की आंखों में नजर आया। उसके बाद क्या हुआ? बार के अंदर ब्रायन अपने दोस्तों क्लिंट और मेरिडिथ से अलग हो गया। थोड़ी देर बाद जब वो नहीं दिखा तो उन्होंने उसे कॉल करने की कोशिश की, आवाज लगाई, पर ब्रायन कहीं नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि शायद वो थक गया होगा और घर चला गया होगा। उसका अपार्टमेंट सिर्फ 6 ब्लॉक दूर था, वॉकिंग डिस्टेंस पर। ये सोचकर वो लोग भी थोड़ी देर में वहां से निकल गए। अगले दिन ब्रायन की गर्लफ्रेंड अलेक्सिस ने उसे कॉल किया, पर फोन सीधा वॉइसमेल पर जा रहा था। पहले उसने सोचा हैंगओवर में सो रहा होगा, पर जब पूरा दिन निकल गया और ब्रायन से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने ब्रायन के फादर रैंडी को कॉल करके ब्रायन के अपार्टमेंट जाकर चेक करने को कहा। जब रैंडी वहां पहुंचे तो देखा कि ब्रायन की कार तो पार्किंग में खड़ी है, पर अपार्टमेंट में वो नहीं है। कमरा बिल्कुल साफ था, बेड भी ठीक से बना हुआ था, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। अब मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने फौरन एक बड़ी सर्च शुरू की और अगली टूना बार की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फुटेज में सब साफ था। 1:15 AM ब्रायन, क्लिंट और मेरिडिथ बार के अंदर जाते हैं। 2 बजे ब्रायन बाहर आकर 2 लड़कियों से मिलता है और वापस अंदर चला जाता है। लेकिन इसके बाद ब्रायन के बार से बाहर निकलने का एक भी फ्रेम, एक भी शॉट कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वो अंदर तो गया पर बाहर कभी नहीं निकला। पुलिस ने बताया कि अगली टूना बार से बाहर निकलने का एक ही मेन रास्ता था जिस पर कैमरा लगा हुआ था। एक दूसरा एग्जिट था जो एक सर्विस डोर था, लेकिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में खुलता था और पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल से ब्लॉक था। वहां से निकलना नामुमकिन था। पुलिस ने आसपास की सारी बिल्डिंग्स के कैमरास चेक किए जो किसी भी एंगल से बार के आसपास का नजारा दिखा सकते थे, लेकिन ब्रायन का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा था जैसे वो बार के अंदर गया और हवा में घुल गया। पुलिस ने पूरा बार छान मारा, कोने कोने में उसे ढूंढा, पर वो वहां नहीं था। तो आखिर ब्रायन शैफर गया कहां? क्या वो अब भी उसी बार में कहीं है? अगर वो बाहर निकला तो कैसे कि कोई भी कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर पाया? ब्रैंडन स्वैनसन, रोनाल्ड टैमन और ब्रायन शैफर, इनकी कहानियां आज भी एक राज हैं। हमें शायद कभी पता नहीं चलेगा कि इनके साथ असल में क्या हुआ था। पर आपको क्या लगता है, इन तीनों केसेस में क्या हुआ होगा? अपने थ्योरीज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए।